आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 8 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे फ्रांस में कट्टरपंथी लीडर जीन मैरी ले पेन की मौत पर मनाया गया दिवाली जैसा जश्न। जिंदगी भर नफरती बयान देने वालों के लिए एक इबरत। यमन का हाउथीज के कंट्रोल वाला इलाका बन रहा आत्मनिर्भर। 65 साल बाद कुछ ऐसा कर दिखाने का दावा जिसे करना आसान नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दी गजा समेत मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान उठाने की वार्निंग। फिलिस्तीनियों ने उड़ाया मजाक, बताया बैड जोक। ईरान ने फ्रांस को दिया मुंह तोड़ जवाब। मैक्रोन ने दी थी ईरान को बंद धमकी। और रूस ने कब्जा ली यूक्रेन की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। यूक्रेन ने किया रूस के 4 लाख से ज्यादा फौजियों को मारने का दावा। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। फ्रांस का एक बहुत कट्टरपंथी लीडर था। अब वो 90 साल से ज्यादा की उम्र होकर मर गया, 96 के करीब। और उसकी मौत पर फ्रांस में जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया। हजारों हजार लोग पेरिस में इकट्ठा हुए, आतिशबाजियां की। आप नजारा देख रहे हैं, ये किसी के पैदा होने का नहीं बल्कि मौत का जश्न है। खुद फ्रांस के लोग हैं, क्योंकि जो मरा है उस पर जिंदगी भर इल्जाम रहे, बल्कि वो जिंदगी भर साबित है कि नफरती बयान देता रहा। कभी किसी के कपड़े से पहचानने के नाम पर, किसी के खाने पीने पर, कभी किसी की आबादी पर, कभी किसी के बच्चों पर। इस्लामोफोबिया भी, एंटीसेमिटिज्म भी। जब ये शख्स मरता है तो जश्न मनाया जाता है, और ये इबरत बन जाता है उन सब के लिए जो फिलहाल के दौर में नफरत फैला रहे हैं, उन सब के लिए जो लोगों को मजहब के नाम पर बांट रहे हैं। फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके बाद मजम्मत की उन सभी लोगों की जो जीन मैरी ले पेन की मौत पर जश्न मना रहे थे। जीन मैरी ले पेन 96 साल की उम्र में मर गए, और अब इनकी मौत पर जश्न को सिंपली शेमफुल कहा जा रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक ये जिंदा रहे, सिवाय नफरत के इन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं निकाला। इन्होंने किसी की तारीफ भी की थी, दूसरे की नफरत भरी जो है मजम्मत की, और इस्लामोफोबिया इनके अंदर भरा हुआ था। ये विज़गार्ड ने तस्वीर पेश की जो इनके जो है इनकी मौत पर जिस तरीके से झंडे वंडे फहराकर जश्न मनाया गया, लोगों ने आतिशबाजी की। दिवाली नहीं, दिवाली जैसा नज़ारा इसलिए कि आतिशबाजियां हो रही थी, रोशनियां हो रही थी, शोर मचाया जा रहा था। तो उन सबको इबरत लेनी चाहिए जो आज के दौर में नफरत फैला रहे हैं, कि उनके चाहने वाले तो हो सकते हैं लेकिन उनसे नफरत करने वाले ज़्यादा होंगे, और दर्ज उनसे नफरत करने वाले ही किए जाएंगे, क्योंकि आज सपोर्टर्स की कोई तस्वीर नहीं। यमन ने कुछ ऐसा किया है दोस्तों 1960 के बाद, ऐसा कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। यमन से जुड़े हुए एक्स अकाउंट से मुझे कुछ जानकारी मिली और बड़े काबिल एतबार हैं। ये यमनी रिसर्चर हैं और इनका नाम है अल्दान मर्की। इन्होंने ये 4 पेपर शेयर किए हैं अरबी में। मैं आपको बता देता हूं है क्या। ये असल में लिखा गया है कि अंसारुल्लाह मूवमेंट जो हाउथीज हैं, उनके कंट्रोल वाला जो यमन है, उन्होंने तमाम उस यमन के हिस्से में तमाम फ्यूचर इंपोर्ट्स आटे के और सीमेंट क्लिंकर के बंद कर दिए। क्या ना अब हमें सीमेंट क्लिंकर बाहर से चाहिए, ना आटा बाहर से चाहिए। और ये बैन इफेक्टिवली अमल में आ गया है फौरन, और कहा गया है कि 100% हमने सेल्फ सफिशिएंसी दोनों ही प्रोडक्शंस में हासिल कर ली है। यानी हम दोनों ही प्रोडक्शंस में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम अपना आटा खुद बना सकते हैं गेहूं से, हम इतना गेहूं उगाने लगे हैं, और हम सीमेंट क्लिंकर्स भी जो हैं वो बना सकते हैं। अब ये सीमेंट क्लिंकर वो होते हैं, वो छोटे छोटे दाने, इनको जो है हीट किया जाता है, फिर इनसे जो है सीमेंट बनाने में मदद मिलती है। ये इसमें लाइमस्टोन भी होता है, बाकी बहुत इसकी जो है केमिकल प्रोसेस है। फिलहाल सीमेंट का एक प्रोडक्ट है, सीमेंट इससे बनता है, ये जान लीजिए। और हम सीमेंट भी खुद बनाएंगे, आटा भी खुद बनाएंगे। ये 65 साल बाद हुआ। ये बताया जा रहा है कि हमारे कंट्रोल में यमन ने इतनी तरक्की कर ली। वो जो दूसरे लोगों के कंट्रोल में है वो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा 1960 के बाद हुआ है। 1960 तक यमन इस तरीके से आत्मनिर्भर था। तो ये अच्छी बात है, हमने आपको बता दी। अब ये हेडलाइन कैसे बनेगी, तो इसे हम एक्सपोर्टर्स में या दूसरी जो इंटरनेट पोर्टल्स हैं उनमें तलाशते हैं। गजा की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा था, हमने आपको बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि गजा में, मेरे ऑफिस में पहुंचने से पहले, मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले गजा में उससे डील हो जाए। हमास सुन ले कान खोलकर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे गजा में
और मिडिल ईस्ट में फिर जो होगा वो क़यामत जैसा होगा, मतलब बहुत बुरा होगा। हेल नाम उन्होंने, हेल जो है शब्द यूज़ किया। ये भी था कि हम मिलिट्री भी भेज सकते हैं गजा में। अब इन लोगों ने क्या कहा है, फ़लस्तीनियों ने बड़ा मजाक उड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप का। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हेल की बात कर रहे हैं, जहन्नुम दोज़ख बना देंगे गजा को। अरे पहले ही बना दिया है। ये बैड जोक है, भद्दा मजाक है जो ट्रंप बोल रहे हैं। 46,000 लोग हमारे मारे जा चुके हैं, फ़लस्तीनी शहीद हो गए, और आप अब भी गजा को हेल बनाने की बात कर रहे हैं। गजा में इसी रिपोर्ट में अल जज़ीरा की लिखा हुआ है कि पिछले एक दिन में 24 घंटों में 51 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जो गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिसकी बारे में जानकारी दी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ऑल हेल विल ब्रेक आउट। तो उसका जवाब फ़लस्तीनियों ने, जो रोज़ पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उन्होंने ऐसे दिया कि तुम हमें जहन्नम बनाने की चेतावनी दे रहे हो। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कुछ वीडियो फोटो शेयर किए हैं कि वॉर इम्प्लीकेशंस ऑन गजा पीपल, ये जो जंग थोपी गई है गजा में लोगों के ऊपर, उसके नतीजे क्या हैं। उसके नतीजे हैं ये तस्वीरें जो इन्होंने इसके नीचे 2-3 और ट्वीट्स को ऐड करते हुए दी हैं। पहले गजा ऐसे था, यहाँ पर कोजी फैमिली गैदरिंग्स होती थी, शानदार खूबसूरत शहर था, चमचमाती बिल्डिंग्स थी ऊंची ऊंची। और अब गजा के लोग, जब से इजराइल का हमला हुआ है, वो टेंट और तब्बुओं में रह रहे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है बरसातों का और बाढ़ का। अब बताइए, कोई ये भी कह देगा कि अल्लाह का अजाब यहां आ गया गजा वालों पर। वो सऊदी अरब में पानी भर जाए गटर का, वहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो अजाब आ गया। कमाल की बात है। जिन्हें अजाब लिखना और बोलना भी नहीं आता, वो बता रहे हैं कि अजाब क्या होता है। अजाब ऐसा नहीं होता कि जिसमें बिल्ली या चूहा भी ना मरे। ये दिखाया गया है और फोटोज में कि पहले वाटर अवेलेबल था पाइप्स में और टोटियों में, और सोलर सिस्टम लिखकर एक जो है वहाँ खातून खड़ी हुई है फ़लस्तीनी बहन, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था गजा। अब गजा की आवाम क्या कर रही है, उन्हें मुश्किल से पानी मिल रहा है। एक पुरानी प्लास्टिक की कैन है, पता नहीं ये भी कब ख़त्म ख़राब हो जाए, उसमें पानी भरा जा रहा है बाल्टी से, ताकि प्यास दिन भर की बुझाई जा सके। ये भी एक फैमिली जो थी वो किचन में अपना काम करती थी, उनके पास खाने की सारी चीज़ें होती थी, उनके पास स्टोव था, यानी गैस चूल्हा था, गैस थी। और अब वही लोग गजा के लकड़ियाँ, तिनके, ये सब वगैरह इधर उधर से बीन के चूल्हा जला रहे हैं कि जो कुछ भी मिल गया है उसे किसी भी सूरत से पकाया तो जा सके। तो इस हमले के बाद गजा की आवाम का क्या हुआ, इसमें 4 फोटो और हैं। पहले गजा के बच्चे ऐसे सोते थे इन खूबसूरत बेड्स पर, और अब गजा के बच्चे टेंट्स के अंदर मट्टी, गीली मट्टी के ऊपर सो रहे हैं, उनके ऊपर तंबू हैं। पहले गजा चमचमाता था, 8 घंटे बिजली आती थी, वहाँ ज़्यादा नहीं आती थी। गजा बहुत खुशहाल ऐसे नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से घेरा हुआ था, कई पाबंदियां थी। 8 घंटे बिजली तो आती थी, लेकिन अब वो लोग आदिकाल में पहुंच चुके हैं। मोमबत्ती, लैंप, कुप्पी, आप यहाँ जो भी कहते हो, वो सब इनका सहारा रह गया है। तो ये हकीकतें थी जो बतानी थी, तस्वीरों से ज़्यादा समझ आता है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ईरान ने किस तरीके से एमनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच राष्ट्रपति हैं, उनके बयान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमनुअल मैक्रोन का बयान या उनका दावा बेसलेस है, बेबुनियाद है, बकवास है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो क्या चाहते हैं? ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाक़ई ने कहा कि ये बेसलेस और कॉन्ट्राडिक्टरी बयान बनाने से हासिल क्या होगा, क्योंकि एमनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ईरान बहुत तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है और ये पूरे खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमें इस बारे में सोचना होगा, और ईरान अगर इस तरफ आगे बढ़ता रहता है तो फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल होगा। यानी कि एक तरीके से एमनुअल मैक्रोन ने ईरान पर हमले की बात कही थी, उसी को लेकर ईरान ने जवाब दिया है कि यार ये बकवास है, मत करो। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी ज़रूरतों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, बिजली बनाने के लिए। और फिर देखिए आज ही की खबर, 8 जनवरी की, ईरान बिल्डिंग 2 more यूनिट्स एट बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट। बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 और यूनिट बना रहा है। और ये ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान ने, ये उनके चीफ ने बयान दिया है, उन्होंने बात खोली है कि हम 2 और यूनिट बना रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क को बिजली दे सकें। बिजली का क्राइसिस है ईरान में, लेकिन शानदार है। वो चाहते कि 24 घंटे सबको बिजली मिले। हर जगह मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। जॉर्डन और सीरिया
ये अब आर्म्स और ड्रग स्मगलिंग से मिलकर लड़ेंगे, दाइश को उभरने से रोकेंगे। जॉर्डन और सीरिया ये कोशिश करेंगे कि दाइश को उभरने ना दिया जाए, यानी मिलकर इनकी फोर्सेस अब दाइश के खिलाफ यानी ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन चलाएंगी। अब दाइश को जो पालने वाले हैं वो जॉर्डन के साथ क्या करेंगे? अगर जॉर्डन ये करेगा, सोचिएगा, जो मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जाइएगा। और ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, ये सऊदी अरब से IV8 सऊदी अरब रोज एड भेज रहा है। 7 जहाज तो कल तक भेज चुका था सीरिया में। अब ये बताया जा रहा है जो ये जोलानी के जो लड़ाके हैं उन्होंने ये एड कथित तौर पर दावा किया जा रहा है, ये वीडियो दिखाकर जो सामान आप देख रहे हैं कि ये एड कब्जाई, एक बड़ा हिस्सा कब्जाया और अब इसे बाजारों में बेच रहा है, कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों तक ये फ्री पहुंचनी थी, सऊदी अरब की तरफ से फ्री में लोगों के खाने पीने का सामान आया था, कोल्ड ड्रिंक भी है, और ये कब्जा ली गई, लोगों तक पहुंचने नहीं दी गई। एक और खबर है सर, बर्ड्स फेदर्स फाउंड इन साउथ कोरिया पैसेंजर जेट इंजन। आपको याद है साउथ कोरिया में अभी एक रनवे पर प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 179 लोग मारे गए थे। अब उसका जो पैसेंजर जेट इंजन, मतलब उस जहाज का जो जेट का जो इंजन है ना, उसमें से एक चिड़िया का पंख मिला है। माना यह जा रहा है कि इस चिड़िया की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ और 179 लोग मारे गए। ये प्लेन जो होते हैं ना, ये इंसान की बनाई हुई चिड़िया माने जाते हैं, लेकिन जो कुदरत ने और अल्लाह ताला ने चिड़िया बनाई है, वो एक चिड़िया एक प्लेन पर इंसान की बनाई इतनी टनों वजनी चिड़िया पर कितनी भारी साबित होती है। आप देख सकते हैं। ये खबर मैंने सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि हमें तो अफसोस है, हम 2 लोग इसमें बचे थे, बस 179 मारे गए। सोचिए 179 लोग, क्या उनके घर के कोई किसका इंतजार कर रहा होगा, किसी की बर्थडे, किसी की शादी, किसी का ऑफिस का प्लान, कोई घूमने जा रहा होगा, सब मारे गए। लेकिन सोचिए कैसे मारे गए। इंजन में एक चिड़िया का पंख मिला, हो सकता है चिड़िया प्रॉपलर से टकरा कर कीमा बन गई हो, लेकिन एक पंख तो मिला है, अंदर है। तो ये बताता है कि कुदरत इंसान की बनाई हर मशीन से भारी है। वो ये लोग जान लें जो ये सोच रहे हैं कि मशीनों के दम पर दुनिया पर राज कर लेंगे, वो इसे देख लें। अल जजीरा ने जो खबर दी है वो आप सुन लीजिए। रशिया ने बहुत बड़ा दावा किया है, बल्कि रशिया ने क्या दावा किया है, कुछ जियोलॉजिकल जो सैटेलाइट से देखते हैं, मेजररी वगैरह बनती है, उसे पता चला है कि यूक्रेन की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। यानी रशियन फोर्सेस इतनी आगे बढ़ी, यूक्रेन के पीछे नेटो था, पूरा वेस्ट था, अमेरिका था, साजो सामान था, सब थे। उसके बावजूद रूस जबर पड़ गया यूक्रेन पर और 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन यूक्रेन की कब्जा ली। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने फौजी मारे गए, वो भी हम आपको बता देते हैं। जरा नीचे अगर आप जाएंगे तो ये बताया गया 4168 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जाई है यूक्रेन की। और ये वॉशिंगटन DC बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW ने रिपोर्ट दी है। अमेरिका की रिपोर्ट है जो रूस की तूती बुलवा रही है, तो इसमें तो शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें और जो चीजें बताई गई कि हाउ मेनी सोल्जर्स डिड रशिया लूज, हेडलाइन है। यूक्रेन ने क्या कहा है इस बारे में, तो ये बताया है कि दिसंबर 30, 2024 तक ये यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्सांडर सिरियस्की ने कहा है कि 4,27,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 2024 का है, ये कहा गया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में कहा कि रशिया ने पिछले साल 4,30,790 फौजी, ये 2 जनवरी को आया, मतलब 30 से 2 जनवरी तक 4,27 से 4,30 हो गए ये। जबकि एक और रिपोर्ट ये बताती है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रशिया की, वो ये बताती है कि ये तादाद सिर्फ 31,481 है। इंडिपेंडेंट रशियन वेबसाइट मीडिया जोना भी यही बताती है। तो जंग में अपने अपने बड़े बड़े दावे सर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।